ध्यान दें, अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ये 2 पार्ट से बना हुआ है। वन इज हाइड्रो एंड सेकेंड इज कार्बन। जो डेफिनेशन है वो इस तरह से बनेगी कि कंपाउंड्स विच हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब अपन हाइड्रोकार्बन्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन और बॉन्डिंग 2 में डिवाइड कर देते हैं। तो दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे? फर्स्ट है सेचुरेटेड। ऐसा कोई नाम सुना हुआ आपका पहले? सेचुरेटेड। और सेकंड क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड जो है इनमें ओनली सिंगल बॉन्ड रहेंगे और अनसेचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। जैसे आपने नाम सुना हो ऑयल एंड वेजिटेबल घी। ऑयल जो है वो जनरली अनसेचुरेटेड में आते हैं और जो घी है वो सेचुरेटेड में आता है। अब इस तरीके से जो अपन ने सेचुरेटेड लिखा उसको एक और नाम दे दिया जाता है एल्केन। क्या नाम दे दिया जाता है? एल्केन। और डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन को अपन मेनली 2 में डिवाइड करते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड रहते हैं सिंगल बॉन्ड वाले और क्या बोला जाता है उनको? एल्केन। यहाँ पे एल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है और एन जो है वो सफिक्स है। सफिक्स का मीनिंग लास्ट में आएगा, एड होगा। जैसे अगर अपन कार्बन की काउंट देखें, मेथ तो आगे आएगा मेथेन, फिर 2 कार्बन को एथ तो आ जाएगा एथेन। इस तरह से इसी तरह से यहाँ पर भी एल्क और इन। यहाँ पर एल्क तो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन आ गया, वही मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। और लास्ट में क्या आ जाएगा? इन। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा? एल्क और YNE आइन आ जाएगा। यहाँ पे एल्क वही नंबर ऑफ कार्बन है और YNE क्या है? सफिक्स। जैसे एल्क का मतलब मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइन। क्या बोलेंगे? और फिर 3 कार्बन को प्रोपाइन। इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। तो कार्बन की जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 1 कार्बन को क्या बोला जा रहा है? मेथ। तो 2 कार्बन को एथ। इस तरीके से 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट हो गया और 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन एक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ओक्ट, 9 कार्बन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन टू डेक। ऐसे ही अगर अपन 13 कार्बन देखें तो हो जाएगा ट्राइडेक। केमिस्ट्री में 3 को ट्राई बोला जाता है, ट्राइडेक। और अगर 14 कार्बन देखें तो टेट्राडेक। इसी तरह से आगे चलते चलते 20 कार्बन तक आते आते आइकोस के नाम से जाना जाएगा। 20 कार्बन क्या बोला जाएगा? आइकोस। तो दोबारा देख लें एक बार और। 1 कार्बन क्या बोलेंगे? मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को, 5 कार्बन को, 6 कार्बन को, 7 कार्बन को, 8 कार्बन को, 9 कार्बन को और 10 कार्बन को। इसके बाद में फिर अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक बोलते जाएंगे और लास्ट में 20 तक अपन देख रहे हैं तो आइकोस। क्या बोला जाएगा? आइकोस। ये आपको समझ में आएगा भाई? अगर सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन में तो ANE लगाना है, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या लगाना है? ENE, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो YNE। यानी कार्बन की काउंटिंग तो वहां से करेंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या लगेंगे लास्ट में? ANEN। डबल बॉन्ड आएगा तो ENE इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो YNE आइन। अब ये मिनिमम 1 कार्बन से स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें जो एन की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 डैश डैश डैश। इसमें इन दोनों में एन की वैल्यू मिनिमम कितने से स्टार्ट होगी? 2 से।
यानी 1 कार्बन की एल्केन तो पॉसिबल है, मीथेन, और 1 कार्बन की एल्कीन और एल्काइन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है या अनस्टेबल होती है। समझ गए? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर अपन एल्केन को फॉर्मेशन देखें नेचर में तो वो 1 कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी। 1 कार्बन की एल्केन क्या कहलाएगी? मीथेन। क्या कहलाएगी भाई? मीथ तो यहां से आ रहा है और एन यहां लगाना ही अपने को। 1 कार्बन की जो एल्केन है वो मीथेन कहलाएगी, और 1 कार्बन की एल्कीन और 1 कार्बन की एल्काइन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है या अनस्टेबल होती है। ठीक है? तो अगर अपन मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट करें तो 2 कार्बन की एल्कीन क्या कहलाएगी बताओ देखें? ईथ, फिर लास्ट में क्या लिखना है? ई एन ई, तो इथीन हो गई। और 2 कार्बन की एल्काइन क्या कहलाएगी? इथाइन। तो इस तरीके से अपन कार्बन का नंबर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं और इस तरह की बात यहां पर लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एल्केन है, एल्केन, अब एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, अगर अपन यहां अलग अलग देखें इनको, एल्केन में यहां लिख देता हूं, यहां पर एल्कीन और यहां पर लास्ट में एल्काइन। तो इनके होते हैं जनरल फॉर्मूले। क्या होते हैं? जनरल फॉर्मूले। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n + 2। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का, तो आपने ये तो देख लिया भाई, एन की वैल्यू यहां 1 से स्टार्ट करनी पड़ती है, तो इसमें तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CH4, और इसमें फॉर्मूला तो बनेगा पर अपन बनाएंगे नहीं क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो एल्केन का जो 1 कार्बन का मेंबर है, फैमिली मेंबर, उसका नेम हो जाएगा मीथेन। क्या नेम हो जाएगा? मीथेन। वैसे इसके और भी नेम होते हैं, जैसे मार्स गैस हो गया या कोल गैस हो गया या CNG। इसने ये नाम सुना हुआ है CNG। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको एक और नाम दिया गया था मार्स गैस। तो ये बहुत सारी अलग अलग जो मेथड हैं उनमें इनको इंक्लूड किया जाता है, परंतु अब अपन केवल यहाँ पर मैथ एथ वाली काउंटिंग ही देख रहे हैं। तो जिस इसके और अदर नेम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वो और भी दिए जा सकते हैं। CNG की फुल फॉर्म क्या बता रही है आप लोगों ने? कंप्रेस नेचुरल गैस। आजकल पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में CNG और LPG से 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जा रहे हैं। वजह क्या है? वो लेस पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन कम फैलाते हैं। इसकी वजह क्या है? इनमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो लेस होती है। कार्बन की परसेंटेज इसमें जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा स्मोक देगा, धुआं देगा। तो जो पेट्रोल डीजल है वो भी हाइड्रोकार्बन ही है, वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। जितने भी फ्यूल हैं वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG, ये सब इन्हीं से बने हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है? तो अभी अभी आपने देखा ये तो मीथेन कहला दिया। अगर अपन n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करें, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करें तो बताओ ये एल्केन में क्या फॉर्मूला आएगा? अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई तो ये तो हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा H6। अब आपको ये बताया दिया गया है कि भाई इनमें कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन को टेट्रावेलेंट माना गया है। क्या माना गया है? टेट्रावेलेंट। तो एक कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आ गया तो बाकी कार्बन पर, इस कार्बन पर भी 3 वैलेंसी बच गई और इस पर भी 3 वैलेंसी बच गई। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं H सब जगह एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो बताओ ये जो फॉर्मूला है क्या ये ऐसे भी कन्वर्ट हो गया? क्या एक बार देखो देखें, CH3 यानी आप देख रहे हैं कि जो मैंने C2H6 लिखा है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। और उसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एथ, और ये सफिक्स क्या लगेगा? ANE। पूरा नाम क्या हो जाएगा? इथेन। इथेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन 2 कार्बन के एल्कीन बनाए तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n के बेसिस पे। क्या फॉर्मूला बनाएगा बताओ? तो अगर अपन आप इसको C2 लेते हैं तो H कितने हो जाएंगे? 4। और एल्काइन में इस फॉर्मूले में यदि n की वैल्यू 2 रखें तो क्या आएगा बताओ देखें? C2H2। यहां तक समझ में आ रहा आपको? अब ये बताया कि भाई ये एल्कीन, ये तो सिंगल बॉन्ड वाले थे एल्केन, तो ये एल्कीन डबल बॉन्ड वाले थे और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले थे। यहां तक कंफर्म होता जा रहा है सबको? अब बताएं जो C2H4 है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड आ गया तो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई गई है? 4। तो ये डबल बॉन्ड आ गया तो कितनी वैलेंसी और बचेगी? 2। तो 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड। अब इनमें जो हाइड्रोजन ऐड करेंगे अपन वो यहां ऐड कर सकते हैं, ऐसे बातें नहीं करें भाई, ये जो हाइड्रोजन अपन यहां ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा?
CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा या नहीं होगा? देखो एक बार, ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां तक क्लियर हो गया क्या? बताओ देंगे तो इसका नेम क्या बनेगा? अगर ये 2 कार्बन की स्ट्रक्चर इस तरह की होगी तो उसका जो नेम अभी आज दिया जा रहा है एल्क इन के बेसिस पे क्या नेम बनेगा? एल्क जो है या नंबर ऑफ कार्बन है 2 है, 2 कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? एथ, और उसके लास्ट में क्या लगाना है? ENE। पूरा नाम क्या बन गया? इथीन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट C2H2 की स्ट्रक्चर देखें, तो C2H2 की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्या? कैसे ड्रॉ करनी पड़ेगी? एक कार्बन ले लेंगे और दूसरे कार्बन को उससे ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जब 3 वैलेंसी ऐड हो गई तो कितनी बची? 1। जितने बॉन्ड आप देख रहे हैं उसको 4 में से माइनस कर दें तो बाकी बची हुई वैलेंसी आ जाएंगी। तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा। तो क्या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो देखें, यानी ये जो इथाइन है इसका नेम तो क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या नेम हो जाएगा? इथाइन। अब इथाइन का जो फॉर्मूला आप देख रहे हो C2H2 वाला, ये तो कहलाता है मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या कहलाता है? ये केवल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, स्ट्रक्चर नहीं बता रहा। C2H2 से आपको स्ट्रक्चर पता पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही, परंतु ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इससे अपने को स्ट्रक्चर पता पड़ रही है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है जिसमें अपन ने H के बॉन्ड नहीं दिखाए, ये इसका फॉर्मूला कहलाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसको शॉर्ट कर दिया गया और भी ज्यादा। जैसे CH4 में जो 4 बॉन्ड थे ये दिखाए गए यहाँ पे? नहीं दिखाए गए। पर वास्तव में जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर को अपन बनाते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहलाता है? तो एग्जाम में आप ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्मूला पूछा जा रहा है। वो कहेगा भाई इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। क्या कहेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। इथेन की बात करें तो C2H6 होगा या नहीं होगा? और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से, ये वाला या फिर ये वाला। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? तो मीथेन जो है एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, परंतु इस तरह का एल्किन और एल्काइन में 1 कार्बन का मेंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लेस स्टेबल है या एग्जिस्ट नहीं करता है या अनस्टेबल है। परंतु 2 कार्बन में तीनों मेंबर आ गए हैं, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। अब इनमें केवल एक एक मेंबर ही बने हैं। मीथेन जो है वो भी खाली एक ही टाइप का होता है, और इथेन, इथीन और इथाइन में एक एक टाइप के होते हैं। अब जैसे जैसे अपन कार्बन को बढ़ाएंगे आगे तो टाइप्स बढ़ते चले जाएंगे। इनको बोलेंगे आइसोमर। क्या बोलेंगे? आइसोमर क्या होता है? जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो? सेम, और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट। तो 1 कार्बन और 2 कार्बन तक इस तरह के आइसोमर पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ओनली 1 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे C2H4 फार्मूले से या C2H6 फार्मूले से या C2H2 फार्मूले से आप केवल 1 टाइप की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो इनके आइसोमर क्या कहलाते हैं? 0। इनका कोई आइसोमर नहीं है। पर जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो आइसोमेरिज्म बढ़ती चली जाएगी। तो नेक्स्ट अपन स्लाइड पे जा रहे हैं। इनको नोट नहीं करना है, जिन बच्चों के पास पहले से नोट किया हुआ है आपको इसके नोट्स जो है प्रिंटेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगर अपन n की वैल्यू 3 रखें यहाँ पे, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं कि n की वैल्यू 3 रखी जाए तो एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर अपन CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें तो n की वैल्यू 3 रखने पर क्या बनेगा? C3H8। और अगर एल्कीन में देखें तो, और अगर एल्काइन में देखें तो, एल्काइन में क्या फॉर्मूला था? CnH2n-2। एल्काइन का क्या फॉर्मूला था? CnH2n-2। तो Cn का मतलब यहां पर n की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 3। तो इसका 3 का डबल क्या हो गया? 6। 6 में से 2 माइनस करो तो कितने बच गए? 4। तो C3H4। अब ये तो हो गए मोलिकुलर फॉर्मूले। क्या हो गए? इनसे अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसमें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो मिड वाले कार्बन पर कितने और हाइड्रोजन ऐड होंगे बताओ? इसी स्ट्रक्चर को देख के कोई बता सकता है मैं मिड वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या बताई गई है? 4। 4 में से 1 और 1, 2 तो वैलेंसी पहले से है। ये जो मिड वाला कार्बन है 2 साइड में कार्बन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो 4 में से 2 माइनस करें तो कितने बचेंगे? 2। अब चूंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है इसलिए वो एक बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहां पर जो शुरू वाले कार्बन पर तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, मिड वाले पर आ जाएंगे 2 और लास्ट वाले पर फिर आ जाएंगे 3। तो फॉर्मूला और क्या बन जाएगा आगे? CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। देखो समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो N=3 वाली एल्केन है, जिसको अपन नाम देंगे प्रोपेन। क्या नाम देंगे? तो प्रोपेन की जो स्ट्रक्चर है बोर्ड पर आपने देख रखी है। इसी तरह से अगर अपन प्रोपीन बनाना चाहें, प्रोपीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें C3H6 वाले की, तो इसमें बताओ एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? अब जब डबल बॉन्ड आएगा तो जो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया तो उस पर कितनी वैलेंसी बच जाएंगी? 2 एक साइड में और 1 एक साइड में, क्योंकि इधर मिड वाले कार्बन पे 2 और 3 वैलेंसी तो कंप्लीट है और 1 वैलेंसी और बची हुई है। तो जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पर तो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर एक रहेगा और यहां 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है या अलग अलग है? देखना एक बार ध्यान से। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम मानी जाएंगी या अलग अलग मानी जाएंगी? क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन में आप या तो शुरू वाले पे लगा दें डबल बॉन्ड या लास्ट वाले पे लगा दें, इससे कोई इनकी स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर और ज्यादा इस तरह से बनाना चाहें तो ऐसे बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, और चाहे तो ऐसे बना दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो समझ में आया क्या? यानी इस स्ट्रक्चर को मैंने 2-3 तरीके से बना दिया है। ये तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया CnH2n के बेसिस पे। सही बात है क्या? समझ में आ रहा है? CnH2n के बेसिस पे ये तो हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब अपने को पता लगा इसमें एक डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड इसमें है। वो डबल बॉन्ड आप चाहे तो शुरू में लगा दें या तो लास्ट में लगा दें, इससे इसकी स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो शुरू में लगाएंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी और लास्ट में लगाएंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो जितनी आपको बॉन्ड काउंट हो गए उसके बचे हुए हाइड्रोजन आप ऐड कर देंगे। जैसे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, इस पर ओनली 1 होगा और इस पर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। और नेम क्या हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का? प्रोपीन। क्या नेम हो जाएगा? प्रोपीन। तो प्रोपीन की कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? ओनली 1। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन आर पॉसिबल और वी कैन ड्रॉ? ओनली 1। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं प्रोपाइन पे। तो प्रोपाइन में कार्बन जो देखें आप, देखो वो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को पहले अपन एक सिंगल लाइन में अटैच कर लेंगे। 3 कार्बन में कोई साइड चेन नहीं बन सकती है। अगर कोई 3 कार्बन की स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो उसमें कोई साइड चेन या ब्रांचेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तीनों कार्बन एक साइड एक साथ ही जुड़ेंगे। अगर मान लो मेरे पास कोई थ्रेड है यानी धागा, तो अपन उसको मैं गोल गोल करके रख देता हूं ऐसे, तो क्या वो ब्रांच हो जाएगा या लीनियर माना जाएगा? कोई मेरे पास थ्रेड है तो वो लीनियर या अनब्रांच्ड माना जाएगा या ब्रांच्ड हो जाएगा? अगर अपन उसको गोल गोल करके रख दिया तो लीनियर ही रहेगा भी, उसमें कोई ब्रांच नहीं निकली, क्योंकि केवल वो उसकी अपन ने शेप चेंज की है, बाकी है तो वो लाइन के रूप में ही। ऐसे ही यहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोपाइन है इसमें किसी भी एक कार्बन पर अपन ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। जैसे अपन शुरू वाले पे लगा देते हैं मान लो, तो अब इसमें कितनी वैलेंसी बचेगी? ओनली 1। मिड वाले पे कितनी वैलेंसी बचेगी? मिड वाले कार्बन पे कितनी वैलेंसी बची भाई? 0। इसकी कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड इधर है और 1 बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4। तो वैलेंसी 4 ही हो सकती है, इसलिए इस पर कोई हाइड्रोजन अब ऐड नहीं होगा। और इस लास्ट वाले पर क्योंकि एक ही बॉन्ड था, इसलिए बस 3 साइड में हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो गई? ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। इसमें आप चाहें तो ये ट्रिपल बॉन्ड शुरू में ले सकते हैं या लास्ट में ले सकते हैं। तो नेम क्या बनेगा इसका? अगर 3 कार्बन को अपन प्रोप बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड आने पर YNE सफिक्स लगता है, तो पूरा नेम क्या हो गया? प्रोपाइन। पूरा नेम क्या हो गया भाई? प्रोपाइन। देखो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अपन ने आज हाइड्रोकार्बन का टॉपिक देखा। उसमें अभी अपन ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों चीजें आ गई हैं। अब अपन कुछ कॉम्प्लेक्स इसमें क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों बातें आपको समझ में आ गई। अगर आप एन की वैल्यू 4 रखते हो तो आप इसमें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एन की वैल्यू 4 रखने पर यहां आ जाएगा C4H10, यहां आ जाएगा C4H8 और यहां आ जाएगा C4H6। क्योंकि फॉर्मूले क्या काम कर रहे हैं? यहां तो काम कर रहा है CnH2n+2, यहां क्या फॉर्मूला काम कर रहा है? CnH2n, और यहां क्या काम कर रहा है? CnH2n-2। तो इस फॉर्मूले को देख करके अपने को पता लग जाएगा भाई इस फॉर्मूले से, जो इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है मोलिकुलर फॉर्मूला, उससे एल्केन बनेगी या एल्कीन बनेगी या एल्काइन बनेगी। क्या इस तरह की बातें बता पाओगे आप? कोई भी फॉर्मूला दे करके बता सकता है कि इससे एल्केन ड्रॉ की जा सकती है या एल्केन या एल्कीन या एल्काइन। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, सबको समझ में आ रहा है तक? क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चा देना चाहता है वो दे सकता है, खाली हैंड रेज करेगा, कोई एक साथ नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6 गिव्स, ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है एल्केन, सेकंड है एल्कीन, थर्ड है साइक्लोएल्केन, और फोर्थ है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड बोथ। मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्केन, तो एल्केन करेगा या नहीं करेगा देखते हैं। और सेकंड ऑप्शन है एल्कीन, और थर्ड ऑप्शन है साइक्लोएल्केन, और फोर्थ ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड बोथ। एल्कीन इज द राइट आंसर। और बताएं। तो ठीक ठीक, तो सही आंसर है वो फोर्थ आ रहा है। फोर्थ इसलिए आ रहा है कि भाई आपको मैंने साइक्लोएल्केन वाली बात नहीं बताई, तो पहले तो मैं ये बात बता देता हूं आपको कि साइक्लो जो वर्ड है केमिस्ट्री में वो साइकिल यानी सर्कल के लिए आता है। कोई भी स्ट्रक्चर लीनियर हो एक तो उसमें साइक्लो प्रीफिक्स नहीं आएगा, पर यदि उसको सर्कल के रूप में बना दिया गया है तो फिर वो साइक्लो प्रीफिक्स भी लग जाएगा। एल्केन तो आपको समझ में आता ही है, एल्केन तो पहले से जानते हैं आप, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब जो एल्कीन है, जैसे मान लो मुझे C3H6 में एल्कीन बनानी है तो ये वाली बन जाएगी, पर इसी तरह की स्ट्रक्चर है वो अपन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 CH2 एंड CH2। तो आप देखें ये जो मैंने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये तो प्रोपीन की हो गई, परंतु ये दूसरी वाली स्ट्रक्चर है, क्या इसमें भी C2H6 है? ध्यान से देखो, C3H6 सॉरी C3H6, क्या 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन है? पूरे को काउंट करो, कार्बन कितने आ रहे हैं? 3, और हाइड्रोजन कितनी हो रही है? 6। और क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? यानी ये जो अपन ने जनरल फॉर्मूला देखा CnH2n वाला, इससे कोई जरूरी नहीं अपन एल्कीन ही बनाए, इससे और भी चीजें बन सकती हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो सकता है? डिफर। इनको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? ये आइसोमर। इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? डिफरेंट। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है पर प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट। एक तो एल्कीन है और एक एल्केन है, परंतु ये एल्केन सिंपल वाली नहीं है, ओपन चेन वाली नहीं है, ये कैसी है? क्लोज चेन वाली। तो इसके नेम से पहले क्या लग जाएगा? साइक्लो, तो उसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे बताओ? साइक्लोप्रोपेन। देखो देखो समझ में आया क्या? तो अभी अभी आपने देखा कि अपन जो एल्कीन, यहां मैं लिख देता हूं एल्कीन, जो भी आपने डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन देखे, एंड साइक्लोएल्केन आर शो आइसोमेरिज्म। क्या शो करते हैं ये? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मीनिंग बताया मैंने? विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। बताओ समझ में आ गई की बात? तो अभी अभी मैंने बताया कि जो C3H6 है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में उनमें पॉसिबिलिटीज पूरी आती हैं, प्रोबेबिलिटी पे बेस रहते हैं वो। ऐसा नहीं कि आप उसको चीज को रट करके सोल्व कर लेंगे, आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन सबको पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनमें से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मोर देन वन भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया ये? तो एल्कीन तो इससे बनी रही है, साथ में एक और क्या फॉर्मूला बन गया? साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? जिनमें सर्कल हो और सिंगल बॉन्ड हो। समझ में आ गया? प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो। अब मान लो इसमें अगर 4 कार्बन होते तो क्या नेम हो जाता? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाता? अगर 5 कार्बन होता तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन होते तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है? जैसे अपन साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10।
साइक्लोपेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10, क्योंकि साइक्लोएल्केन और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला सेम ही होता है। साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन हैव सेम जनरल फॉर्मूला CnH2n। समझ में आ गया कि सबको? आइसोमर क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम हो। तो एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम जनरल फॉर्मूला, हेंस नोन एज आइसोमर। क्या हो जाते हैं वो? आइसोमर हो जाते हैं। समझ में आ गया? हेंस नोन एज आइसोमर। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? बताओ देखिए, ये यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? आज अपन ने जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक स्टार्ट किया उसमें बताया गया कि भाई हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। ये क्या कहलाते हैं? बाइनरी कंपाउंड। क्या कहलाते हैं भाई? बाइनरी। बाइनरी का मतलब विच हैव टू कंपोनेंट। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? विच हैव टू कंपोनेंट ओनली। इसी तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये कैसा कंपाउंड है? बाइनरी है या टर्नरी है? जिसमें 3 कंपोनेंट हो जाएंगे तो टर्नरी, 4 हो जाएंगे तो क्वाटर्नरी, इस तरह से। तो अपन यहां हाइड्रोकार्बन में क्या देख रहे हैं? ओनली बाइनरी कंपाउंड। क्या देख रहे हैं? बाइनरी। बाइनरी कंपाउंड विच हैव 2 कंपोनेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। C4H6 gives, ये जो C4H6 से क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन है एल्काइन, सेकेंड ऑप्शन है साइक्लोएल्कीन, थर्ड ऑप्शन है एल्का डाइईन, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। पहले मैं इसका मीनिंग समझा दूं क्वेश्चन का। C4H6 एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, ध्यान दें। इसमें 4 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है। ये अपने को क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर दे सकता है? इससे अपन क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं? एक पॉसिबिलिटीज बोर्ड पे दी गई है जिनके 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो C4H6 से क्या बनेगा? तो आप देख रहे हैं इसमें जो एक तो एल्काइन वाला फॉर्मूला लग रहा है। सोल्यूशन क्या हो गया इसका? इसमें जो फॉर्मूला काम कर रहा है वो हो गया CnH2n-2। ये वाला काम कर रहा है क्या? देखो देखिए, एन की वैल्यू इसमें 4 आ रही है। तो अगर अपन एन की वैल्यू 4 रखें तो ये तो हो गया 8 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा? तो ये वाला जो C4H6 है वो एल्काइन तो देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देख रहे हैं ये साइक्लोएल्कीन भी दे सकता है क्या? तो साइक्लोएल्कीन की बात करें C4H6 में, तो पहले तो अपन ने इसकी एक स्ट्रक्चर तो ये ड्रॉ कर दिया अपन ने, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3। इसको अपन बोल देंगे ब्यूटाइन। क्या बोल देंगे? ब्यूटाइन। सबको समझ में आ गया यहां तक? 4 कार्बन की एल्काइन क्या कहलाएगी? ब्यूटाइन। ठीक है, अगर अपन इसको और ज्यादा फर्दर देखें तो ब्यूटवानाइन और ब्यूटवाइन भी हो जाएगी, जो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन इसको एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एल्काइन हो गया, अब साइक्लोएल्कीन बना के देखते हैं। इसी से अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर दूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, तो आप देखिए इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या 4 हो रखी है सभी कार्बन की? एक बार काउंट करके देखेंगे, सभी कार्बन 4 वैलेंसी शो कर रहे हैं, टेट्रावेलेंट है। इस कार्बन को देखो, इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी हो गई। इस पे 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी हो गई। ठीक है, इसी तरह से अपन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप इस लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखो एक बार, क्या इसमें भी C4H6 है? इस लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखो एक बार, क्या इसमें टोटल कार्बन 4 है क्या? और हाइड्रोजन देखो एक बार, हाइड्रोजन काउंट करो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में। ध्यान दें, लास्ट वाली स्ट्रक्चर देखो आप एक बार। लास्ट वाली स्ट्रक्चर में क्या 4 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन है? क्या इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आया है? केमिस्ट्री में 2 बार कोई भी चीज रिपीट होती है तो उसके नेम से पहले डाई प्रीफिक्स लगा देते हैं। 2 बार रिपीटेशन होता है तो क्या लगा देते हैं? डाई। 3 बार रिपीटेशन होता है तो ट्राई। 4 बार रिपीटेशन होता है तो टेट्रा, और 5 बार रिपीटेशन होता है तो पेंटा। तो ध्यान दें, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो C4H6 है, क्या इससे फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है एल्काइन का?
ये देखो ये बन रहा है, क्या इससे साइक्लोएल्कीन भी आ रहा है। साइक्लोएल्कीन क्या हो गया, जिसमें साइक्लो यानी रिंग हो साथ में डबल बॉन्ड हो। साइक्लोएल्कीन क्या हो गया भाई, जिसमें साइकिल यानी रिंग हो, सर्कल हो और साथ में क्या हो, डबल बॉन्ड। और ये क्या हो गया, डाईइन। डाईइन का मतलब यह है इसमें दो डबल बॉन्ड आ जाएं। डाईइन का क्या मीनिंग है, इसमें दो डबल बॉन्ड आ जाएं। क्या आ रहे हैं कि इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। तो ये जो फॉर्मूले हैं तो ब्यूटाइन हो गया, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन। मिड वाले को क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन। और इस लास्ट वाले क्या बोलेंगे, ब्यूटाडाईइन। ब्यूटाडाईन, या आप जो भी इसको बोलना चाहें ब्यूटाडाईन भी बोल सकते हैं। ब्यूटाडाईन इसलिए बोल देते हैं कि भाई इनको जनरली जब अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पर ए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। तो ब्यूटाडाईन आप चाहे तो नंबर भी दे सकते हैं इसका, ठीक है ना, परंतु अपन नंबर नहीं दे रहे हैं। डाईइन इसलिए भाई इसमें डबल बॉन्ड जो है इस तरह से पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या आया, ऑल ऑफ देम। देखो देखो समझ में आएगा क्या, इस फॉर्मूले से एल्काइन भी ड्रॉ की जा सकती है, साइक्लोएल्कीन भी ड्रॉ की जा सकती है और डाईइन भी ड्रॉ की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्काइन, साइक्लोएल्कीन और एल्का डाईइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। एक दूसरे क्या है, आइसोमर। समझ में आ गया क्या, यानी जो एल्काइन का फॉर्मूला है वही साइक्लोएल्कीन का है जनरल फॉर्मूला, और वही एल्का डाईइन का है। समझ में आ गया क्या, यानी जो फॉर्मूला अपन एल्काइन के लिए काम में लेंगे उसी से अपन साइक्लोएल्कीन भी बना सकते हैं और उसी से एल्का डाईइन भी बना सकते हैं। एल्का डाईइन क्या हो गए, जिनमें दो डबल बॉन्ड आ जाएं। दो डबल बॉन्ड लगातार भी आ सकते हैं और अल्टरनेट भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन से वाले हैं, अल्टरनेट, लगातार नहीं है। आप लगातार वाले भी ड्रॉ कर सकते हो, वो अलग स्ट्रक्चर हो जाएगी। समझ में आ गया आप क्या, लगातार का मतलब एक ही कार्बन पर दोनों साइड में डबल बॉन्ड लग जाएगा। समझ गए क्या, एक ही कार्बन पर कैसे, जैसे ये देखो आप CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ये भी वही डाईइन है। देखो देखो क्या, इस एक ही कार्बन पर दो डबल बॉन्ड आ गया एक साथ, ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है। समझ गए आप, इनके फिर अलग अलग नाम होते हैं। ये अल्टरनेट वाला कहलाता है, ये कम्युलेटेड कहलाता है, ठीक है ना, एक साथ जुड़ जाते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जिनमें से एल्केन को क्या नाम दिया गया है, सेचुरेटेड, क्या नाम दिया गया है, और एल्कीन और एल्काइन को अनसेचुरेटेड। क्यों, क्योंकि उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। फर्दर क्या किया जा सकता है, डिवाइड। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, उनको अपन बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। इस तरह का साइन दिया जाता है। आपको अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, वो 10th क्लास का है। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसका क्वेश्चन अभी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, एक बार आप देखना भाई वो क्वेश्चन किस तरह सोल्व होता है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या नाम दिया जा रहा है, सिग्मा, और सिंबल क्या है, इस तरह का सिंबल। अब जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसमें वन बॉन्ड तो सिग्मा कहलाता है और वन बॉन्ड पाई कहलाता है। क्या कहलाता है, पाई। इसी तरह से मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा एक ही रहेगा, बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। पाई वही है जो आप पाई का सिंबल लिखते हैं 22/7, है ना, 3.14 जिसकी वैल्यू आती है। और ये वाला पाई केवल यहाँ पर एक सिंबल के रूप में दिया हुआ है, सिग्मा और पाई। तो एल्केन में ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन में क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं और पाई बॉन्ड भी होते हैं। समझिए आप, तो आपको इसका काउंटिंग करवाता है वो। जैसे अपन ये देखें, आपको ये पूछेगा कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथेन। इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कोई बता सकता है आप में से। इथेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप, इस तरह की स्ट्रक्चर थी इथेन की, तो जो भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। देखो देखो समझ में आया कि नहीं आया। तो कई बार ये एल्कीन और एल्काइन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो एल्केन है उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, और एल्कीन और एल्काइन में क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा ये जो 10th क्लास की अपनी जो चैप्टर नंबर 4 था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, शायद फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है। 10th क्लास की बुक में 4th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नाम नहीं दिया गया था, वहाँ पर उसको कोवेलेंट बॉन्ड पूछा गया था। वहाँ पर सिग्मा और पाई नहीं बताया गया था, वहाँ केवल ये बताया गया था भाई इथेन जो होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर कितना है,
तो आंसर आया था 7। इनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है। एक नया क्वेश्चन मैं आपके लिए पुटअप कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और आंसर बताएंगे। वो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 3 मान लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर भी आपको 10th क्लास में दी हुई थी। फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का एक और नाम था फीन। ये नेम अपनी 10th की बुक में नहीं लिखा हुआ है। बेंजीन को IUPAC में फीन बोला जाता है। अगर फीन पर अपन OH लगा दें तो नाम हो जाता है फिनोल। क्या नाम हो जाता है? फिनोल। अगर बेंजीन का अपन नाइट्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हो जाता है फिनाइल। क्या हो जाता है? फिनाइल। तो बेंजीन और फीन C6H6 हैव नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। स्ट्रक्चर ये रही बेंजीन की, CH इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो आप में से कोई स्टूडेंट्स को काउंट करके बता सकता है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन? ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम 2-3 बार आ चुका है, नीट IIT JEE में। नीट में क्वेश्चन आता है, कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता है, कहेगा इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का टोटल काउंट बताओ। तो आप रफकॉपी में सोल्व करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें टोटल कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। इसको आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, कैसे काउंट करेंगे? कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है। तो आप कोई इसमें इंटरेस्टेड है, कोई बताना चाहता है या कोई देखना चाहता है कितने टोटल सिग्मा है? काउंट कर सकते हो आप। टोटल सिग्मा है 12 एंड पाई बॉन्ड है 3। इसका आंसर आ जाएगा 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से इसको अपन बोलेंगे ट्राई इन। कितने डबल बॉन्ड है इसमें? 3 बार डबल बॉन्ड है। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राई इन। आप चाहे तो उसका एक और नाम लिख सकते हैं, वो जाएगा साइक्लो हेक्स ट्राई इन। साइक्लो हेक्स या हेक्सा कर लें, साइक्लो हेक्सा ट्राई इन। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन का मोर देन वन नेम सजेस्टेड है। फीन भी बोलते हैं और साइक्लो हेक्सा ट्राई इन भी बोलेंगे। ट्राई इन क्यों बोलेंगे? 3 बार डबल बॉन्ड आया है। ट्राई इन क्यों बोलेंगे भाई? 3 बार डबल बॉन्ड आया है। तो इस तरीके से अपन ने इसको साइक्लो हेक्सा ट्राई इन भी नेम दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बातचीत की। अब मैं आपको एक नोट और बताता हूं। वो नोट इस तरीके से है। अब जैसा कि आपने देखा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात करें तो इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में कौन मोस्ट रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है और क्यों। कई बार आपको रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विच इज मोर रिएक्टिव एंड वाई, विच इज लेस रिएक्टिव और एंड वाई। तो आपने देखा होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड की एक दूसरे के साथ में, ऑर्बिटल के साथ में। तो सिग्मा बॉन्ड जो है थोड़ा टाइटली अटैच रहता है और पाई बॉन्ड थोड़ा वीक बॉन्ड माना गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आसान है या वीक बॉन्ड को? वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है। यानी एल्किन और एल्काइन में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इजीली ब्रेक। और किस तरह की रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। जो अपने चैप्टर नंबर 4 था 10th में, उसमें पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शन। एक तो था कंबसन, एक था अपने उसी में सब्स्टिट्यूशन, एक था ऑक्सीडेशन और एक था एक एडिशन था, एक सब्स्टिट्यूशन था। एक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबसन और ऑक्सीडेशन। तो अगर अपन नोट देखते हैं, नोट में यह है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हेंस अब बताओ कि अगर एल्केन और एल्काइन में अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से माने जाएंगे? एल्केन और एल्काइन में स्टेबिलिटी की बात करें तो विच इज मोर स्टेबल। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग। इनको तोड़ना मुश्किल काम है।
देन पाई बॉन्ड ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग रहती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली टाइटली अटैच रहते हैं। हेंस एल्केन, एल्केन जो होंगे, एल्केन आर लेस रिएक्टिव, क्या होंगे, लेस रिएक्टिव देन इसकी कंपैरिजन में एल्कीन एंड एल्काइन। बताओ ये बात समझ में आएगी सबको? एल्केन को लेस रिएक्टिव माना गया है। कोई रीजन पूछे तो आप बताना कि इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, पाई बॉन्ड नहीं होते। पाई बॉन्ड को और आगे ब्रेक किया जा सकता है, पर सिग्मा बॉन्ड मिनिमम बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। इसी वजह से हेंस एल्केन ऑल्सो नोन एज, इनका एक और सिनोनिम है, इसको पता है, पैराफिन। पैराफिन, तो पैरा यानी होता है लेस, फिन यानी होती है एफिनिटी। एग्जाम्पल क्या है, पैराफिन वैक्स, एग्जाम्पल ये रहा। बताएं, आप लोगों ने एक एसिड बेस चैप्टर पढ़ा होगा, तो एसिड वो हैं जो H प्लस देते हैं और बेस वो हैं जो OH माइनस देते हैं। तो जितना मोर स्ट्रॉन्गली डिवाइड हो जाएगा, जितना ज्यादा H प्लस क्वांटिटी में देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, और जो H प्लस लेस क्वांटिटी में देगा वो वीक एसिड माना जाएगा। एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है HCl और CH4 में विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई। HCl के पास एक ही H है, जबकि CH4 के पास 4 H है, तो इनमें से कौन ज्यादा H दे पाएगा? HCl के पास में ओनली 1 हाइड्रोजन है और CH4 के पास में 4 हाइड्रोजन है। अब जो सबसे आसानी से सबसे ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड मान लिया जाता है। तो HCl में और CH4 में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यों? HCl। रीजन क्या बताएंगे? रीजन ये बताएंगे भाई, HCl में जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या है, इसमें जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो प्लस और माइनस का चार्ज है वो किसी पर भी नहीं आया हुआ है, तो इस वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। समझ में आ गया क्या सबको? तो एल्केन का एक और नाम क्या बताया गया? पैराफिन। एल्केन का एक और नाम क्या बताया गया भाई? पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव। पैराफिन का क्या मतलब होता है? लेस रिएक्टिव। सबको समझ में आ गया? इसी तरह की बात अपन आगे देखते हैं। एल्कीन जो था, एल्कीन, एल्कीन का एक और नाम दिया जाएगा वो है ओलिफिन। एक और नाम दिया जाएगा वो है ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब है ऑयल लाइक और ऑयली। तो जो डबल बॉन्ड है उसको ओलिफिनिक बॉन्ड बोलेंगे। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? ओलिफिनिक बॉन्ड। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, जैसे एग्जांपल के रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बेंजीन। बेंजीन हैव नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड्स। ऑप्शन दिया जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो अब आप देखें कि यहां पर ओलिफिनिक बॉन्ड किसको दिया जा रहा है नाम? डबल बॉन्ड को। किसको दिया जा रहा है भाई? तो डबल बॉन्ड का एक और नाम आ गया अपने पास, ओलिफिनिक बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम तो पैराफिनिक बॉन्ड और डबल बॉन्ड का ओलिफिनिक बॉन्ड। तो बेंजीन में 3 ओलिफिनिक बॉन्ड थे, तो आंसर आ जाएगा 3। समझ गए आप? अब आप देखें कि भाई एक और अपने पास क्लासिफिकेशन है, वो है डिग्री के बेसिस पे। जैसे ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी। अब आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में सभी कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी कार्बन क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर ऐसे कार्बन जो डायरेक्ट 1 से अटैच है क्या? ऐसे कुछ कार्बन जो डायरेक्ट 1 से अटैच है, और कुछ ऐसे कार्बन जो डायरेक्ट 2 से अटैच है, कुछ डायरेक्ट 3 से, कुछ डायरेक्ट 4 से। तो जो डायरेक्ट 1 से अटैच है उसको 1 डिग्री और पी बोलते हैं। पी का मतलब है प्राइमरी। ऐसे कार्बन स्ट्रक्चर में जो केवल डायरेक्ट 1 से अटैच है उनको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री और पी। P4 क्या है यहाँ पर? प्राइमरी। ऐसे कार्बन जो 2 से अटैच है वो 2 डिग्री, जो 3 से अटैच है वो 3 डिग्री, जो 4 से अटैच है वो 4 डिग्री। इसी तरह से जो हाइड्रोजन इनके साथ अटैच है वो भी उसी तरह की डिग्री में मान ली जाती है। जो हाइड्रोजन अटैच है वो भी उसी तरह की डिग्री में मान ली जाती है। तो हाइड्रोजन की जो डिग्री है वो कितने टाइप की हो जाएगी बताओ? अगर कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन है, जो कार्बन डायरेक्ट 4 से अटैच है वो क्या हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन। तो हाइड्रोजन की डिग्री कितने टाइप की हो जाएगी? 1 डिग्री हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन के अटैच है, 2 डिग्री हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन के अटैच है,
3 डिग्री हाइड्रोजन तो 3 डिग्री कार्बन के अटैच है, 4 डिग्री कार्बन के कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं हो पाएगी। तो हाइड्रोजन की जो डिग्री होगी कौन सी हो गई? 3 टाइप की, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर अपन एल्केन की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो ऐसी एल्केन जो ब्रांच्ड है 3 डिग्री हाइड्रोजन किस में रहेगी? लीनियर में या ब्रांच्ड में? अगर अपने पास एल्केन की स्ट्रक्चर है अलग अलग तरह की, एक तो लीनियर है जिसमें लाइन में जुड़े हुए लगातार, और एक है ब्रांच्ड जिसमें कोई ब्रांच निकली हुई है। तो 3 डिग्री कार्बन की पॉसिबिलिटी लीनियर में रहेगी या ब्रांच में रहेगी? ब्रांच रहेगी तो 3 डिग्री बनेगा। तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लीनियर वाला मोर रिएक्टिव रहेगा, ब्रांच वाला? यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया गया है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अगर आपको डिफरेंट एल्केन की रिएक्टिविटी पूछ ले तो आपको यह देखना है उसमें कौन कौन से डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको? यदि किसी में 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एल्केन मोर रिएक्टिव माना जाएगा। वैसे तो एल्केन लेस रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में? एल्कीन एंड एल्काइन के कंपैरिजन में। पर अगर एल्केन के भी अलग अलग फॉर्मूले अपने पास हों और उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आएगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में, वो है कि विच एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है विच एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा CH3, CH2, CH2, CH3। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा CH3, CH, CH3, CH3। थर्ड ऑप्शन है बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है नन। क्या लगता है आपको ये विच एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव? एक लीनियर स्ट्रक्चर दी हुई है और एक ब्रांच स्ट्रक्चर दी हुई है। तो इन दोनों में वैसे तो एल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं, पर आपस में इनका अपन कंपैरिजन करें तो क्या आंसर आएगा? तो बताएंगे अगर ये अपने पास फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये वाली है, दोनों का फॉर्मूला आ रहा है C4H10। C4H10 इसका भी फॉर्मूला है और C4H10 इसका भी फॉर्मूला है। अब इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे पहचानेंगे? ये आगे बेसिस पे इसका जो क्वेश्चन का आंसर वो इसके बेसिस पे आएगा। तो बताओ कौन सा आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? अभी आपने देखा इसमें खाली 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सही बात है क्या? देखो देखें इस पहले वाले ऑप्शन में ये जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री है, ये जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री है, और बीच वाले हाइड्रोजन कैसी है? 2 डिग्री। परंतु इसमें जो साइड वाले हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन तो 1 डिग्री है, और मिड वाली क्या है? 3 डिग्री है। क्या समझ में? मिड वाले हाइड्रोजन कैसे हो गए? 3 डिग्री। कैसे? 3 साइड में सराउंडेड है, तो मोर रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? यानी ब्रांच वाली जो एल्केन है वो लीनियर एल्केन से मोर रिएक्टिव होती है। समझ में आया क्या? तो कंपटीशन एग्जाम में या किसी रिएक्शन में इनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बेसिस पे अपन इनके आंसर दे सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन अगर एल्केन और एल्किन में कंपैरिजन करवाए, एल्काइन में कंपैरिजन कराए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से रहेंगे? एल्किन और एल्काइन। एल्केन सबसे कम रिएक्टिव रहेंगे, और अगर एल्केन के डिफरेंट स्ट्रक्चर दे तो फिर अपने उसमें डिग्री के बेसिस पे पहचाने। समझ में आ गया क्या? अगर एल्केन, एल्किन, एल्काइन अलग अलग दे रखा है तो एल्केन सबसे लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव एल्किन और उससे ज्यादा रिएक्टिव एल्काइन, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया नहीं आया? अगर अपन एल्केन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें अलग अलग में डिफरेंट स्ट्रक्चर में, तो फिर आपको डिग्री के बेसिस पे देखना पड़ेगा। कैसे? 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है, उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन और सबसे कम 1 डिग्री। तो डिग्री पहचान में आ गई कि आपको जो जितने से अटैच है उतनी डिग्री है। स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, जैसे CH4 की बात करें तो CH4 में इस तरह की डिग्री है ही नहीं, पर CH3 यानी इथेन की बात करें तो दोनों जो कार्बन है वो 1 डिग्री है। प्रोपेन 3 कार्बन की स्ट्रक्चर में मिड वाला 2 डिग्री है और शुरू वाले और लास्ट वाले 1 डिग्री है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? प्रोपेन जो 3 कार्बन एटम का होता है इसमें शुरू वाला और लास्ट वाला तो 1 डिग्री हो गया, और मिड वाला क्या हो गया? 2 डिग्री, क्योंकि मिड वाला जो कार्बन है वो दोनों साइड में कार्बन से अटैच। तो इस तरह से डिग्री के बेसिस पे अपन ये सब बातें देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से डिफरेंट जो एल्केन, एल्किन, एल्काइन है उनमें अपने को तरह तरह के डिफरेंस अपने को पता लगे, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पता लगी कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव और क्यों। तो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बनते हैं। जो अपने 10th क्लास में आपने पढ़ा था उसमें ये सिंपल इतना नॉलेज बताया नहीं गया था, केवल वहाँ एल्केन, एल्किन, एल्काइन के केवल फॉर्मूले बताए गए थे। अपन ने यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो IPSC या जो कंपटीशन एग्जाम है
उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से उसको पता करते हैं, कितने डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बताया जा रहा है कि जो कॉम्बिनेशन अपन ले रहे हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो ले रहे हैं अलग अलग, उनके बेसिस पे अपनी बातों को देख रहे हैं। तो फिर मैं आपको एक नोट के रूप में एक बात लिखवाना चाहता हूं कि एल्कीन एंड एल्काइन गिव एडिशन रिएक्शन, गिव एडिशन रिएक्शन while alkane give only substitution reaction। तो जो टाइप ऑफ रिएक्शन इनका जो नेचर है वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। एल्केन में क्या होते हैं जान दें, जैसे मान लो मेरे पास ये वाली एल्केन है, इस तरह की जो रिएक्शन है वो आपको 10th क्लास में भी पढ़ने को मिली थी। अब आप ये बताएं Cl2 में क्या ClCl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है क्या? Cl2 में ClCl के बीच में किस तरह का बॉन्ड होता होगा? सिंगल होता है या डबल होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो बताओ ये CH4 जो है इसमें पहले से कार्बन की वैलेंसी 4 हो रखी है, तो यदि अपन इसको Cl2 के साथ में हीट देंगे तो ये वाला H इसके साथ हट जाएगा और ये Cl यहां जुड़ जाएगा। एल्केन में जो रिएक्शन होती हैं पहले से 4 बॉन्ड ऑक्यूपाई है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड को और ज्यादा आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? डबल बॉन्ड को तो अपन ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को भी कर लेंगे, पर सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और छोटा बॉन्ड होता ही नहीं है। तो आप बताएंगे इसमें जो रिएक्शन बन रही है, क्या ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें हाइड्रोजन तो हट गया और दूसरा एटम आकर के यहाँ ऐड हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या 10th क्लास में थी क्या? तो इसको तो मैंने नाम दिया था मीथेन। ये तो हो गया मीथेन और ये हो गया था क्लोरोमीथेन। क्या हो गया था? क्लोरोमीथेन। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक हट गया और दूसरा जुड़ गया। समझ में आया क्या? बताओ देखें। तो एल्केन की जो रिएक्शन का टाइप है वो कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा टाइप है भाई? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। क्या मानेंगे इसका? डिस्प्लेसमेंट। एक हटेगा और दूसरा जुड़ जाएगा। यानी इनके बॉन्ड का टाइप के बेसिस पे अपन इनकी नेचर भी पहचान गए हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कौन सी टाइप की रिएक्शन देगा। तो एल्केन क्या एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं? नहीं, इसमें नई चीज ऐड नहीं होगी, पुरानी चीज हटेगी नहीं तब तक नया नहीं जुड़ेगा, जब तक पुराना हटेगा नहीं तब तक नया नहीं जुड़ेगा। तो इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? अगर अपन एल्कीन की बात करें, एल्कीन में तो एल्कीन जो है जैसे मान लो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, बातें नहीं करें, इसमें मैं वो Cl2 वाली रिएक्शन जो है काम में लेता हूं। इस बार आप क्या देखेंगे कि ये जो CH2 है इसमें सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे कैसे रह जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई गई आपको? 4। अब कितनी वैलेंसी इस समय देखो इस कार्बन की? 2 ये और 1 ये, 3 हो गई है। तो एक वैलेंसी और फ्री हो जाएगी, ऐसे ही एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी। अब अपने पास जो 2 Cl थे दोनों यहां जुड़ जाएंगे, एक यहां और एक यहां। तो बताओ ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एडिशन कहलाएगी या सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी? एडिशन इसलिए इसमें कोई भी एटम हटा नहीं, केवल नए आकर के जुड़ गए। अगर मान लो ये रिएक्शन में इथीन की सेम रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ कराऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बता सकता है आप में से? अगर ये इथीन की रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन अपन हाइड्रोजन के साथ में करें तो इस बार क्या अपने को प्रोडक्ट मिलेगा? ये CH2 हो ही जाएगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड में ऐड हो जाएगी। तो मान लो ये तो एथीन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताएं? तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? एथेन। क्या बनेगा? इथेन। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एडिशन। तो एल्केन में तो होती है सब्स्टिट्यूशन, एक हटेगा और दूसरा जुड़ेगा, पर एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है? एडिशन। इनमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और नए एटम आकर के जुड़ जाते हैं। पहले से जो है वो उनके हटने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से जो है उसको हटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इनका नेचर भी अलग अलग हो गया। एल्केन में जो है डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है, एक हटता है और दूसरा जुड़ता है, पर एल्कीन और एल्काइन में किसी के हटने की जरूरत नहीं पड़ती है, नए एटम आकर के जुड़ जाते हैं। तो ये वाली रिएक्शन तो कहलाती है हाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाती है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का ऐड हो जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन। और ये कहलाएगी क्लोरीनेशन। और दोनों क्या है? एडिशन रिएक्शन है। समझ में आ गया क्या? अब जिनको समझ में आ गया वो मुझे ये बताएंगे अगर मैं एथाइन के ऊपर
H2 का एडिशन करूं तो क्या बनेगा, इसको आगे कंप्लीट करें और फिर इसके ऊपर भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर फिर H2 ऐड कर दें तो क्या बनेगा, यानी यहां इस जगह और इस जगह क्या आएगा, अगर एल्काइन पर जो कि 2 कार्बन की एल्काइन है इथाइन, इस पर अपन H2 को ऐड कर रहे हैं तो यहां क्या चीज आएगी, इस जगह ब्लैंक जो रह गया है उस जगह क्या आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो फिर इसके बाद में एक और H2 ऐड कर दिया तो फिर क्या बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि जो एल्काइन है वो पहले एल्किन में बदलती है और एल्किन फिर एल्केन बदल जाती है, यानी हाइड्रोकार्बन एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं, समझ गए आप। अगर अपन हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो एल्काइन एल्कीन में और एल्कीन एल्केन में बदल जाएगी, और अगर हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे तो एल्केन से एल्कीन बन जाएगी और एल्कीन से एल्काइन बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो दोनों साइड में एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बदल जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो देखो समझ में आया क्या, ये जो एथाइन था उसमें H2 ऐड करते ये बनेगा नहीं बनेगा, एक एक वैलेंसी दोनों में फ्री हो जाएगी, तो यहां भी CH2 हो जाएगा, यहां भी CH2 हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इस पर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा CH3C। तो इस तरह से अपन कौन सी रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल है हाइड्रोकार्बन में वो यहां देख सकते हैं। तो अभी जो मैंने आज पढ़ाया है ये एक तरह से रिवाइज कराया है, मैंने शुरू से पढ़ाया हुआ है पहले एक बार, और बेसिस जो टॉपिक अपना क्लासरूम में चल रहा है वो है अपने पास में IUPAC नेम, ठीक है। तो वो अपने को एल्केन एल्किन और एल्काइन का जो नेम अपन आज बना रहे हैं, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन इथीन प्रोपीन इथाइन प्रोपाइन, ये इसके IUPAC नेम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के रूल्स बनाती है और उसके बेसिस पे अपने स्ट्रक्चर और नेम देते हैं, ठीक है। अब मैंने आज आपको जो क्लासिफिकेशन बताया हाइड्रोकार्बन का, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, इसके अलावा और क्या देखा अपन ने, साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्कीन, और क्या देखा, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन। इसके अलावा बेंजीन जो कि ट्राईइन था, बेंजीन एक अलग से कंपाउंड है, उसको नाम दिया अपने ट्राईइन। क्या नाम दिया, ट्राईइन। उसके रिलेशन में भी अपन एक अलग से एक नोट लिख लेते हैं। वो नोट इस तरह से है कि व्हेन अल्टरनेट, आप में से कौन कौन स्टूडेंट अल्टरनेट का मीनिंग समझता है। अल्टरनेट का मतलब जैसे डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, इसको इस सीक्वेंस को बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं भाई, व्हेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड comes into a compound, then they replace to each other, उनको एक साथ एक दूसरे की जगह काम में लिया जा सकता है, each other। this phenomena is known as resonance। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस। एंड इट गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बातें नहीं करें, इट गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीन में जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आप देख रहे थे, जैसे इस तरह के जो डबल बॉन्ड देख रहे थे, ये वाले डबल बॉन्ड आप देख रहे थे, ये क्या इस तरह से बना दी जाए बेंजीन को, क्या दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी हैं या अलग अलग है, एक बार देख के बताना आप, बोर्ड पे देख के बताएं कि मैंने जो दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग हैं। यानी ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो ये यहाँ बनाया जा सकता है, ये बॉन्ड यहाँ बनाया जा सकता है और ये बॉन्ड यहाँ बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है एक दूसरे का अगर प्लेस चेंज भी कर ले तो भी इसकी स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह के फिनोमेना का नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है, इसको अपन शो करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना के इसके बीच में इस तरह से सर्कल बना देते हैं, इस तरह का सर्कल बना दिया जाता है कि ये डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है। अब ये बताओ कि किसी के पास में एक पेन या दो पेन है, एक पेन है जिससे वो लिख रहा है, काम में आ रहा है एक पेन, अब बताइए कोई मांग लेता है तो उसको अपन देंगे या नहीं देंगे। अगर अपने पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और फिर कोई मांग लेता है तो दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस बेंजीन में जो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये लगातार एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं। तो ये क्या रिएक्शन के लिए अवेलेबल है किसी दूसरे के लिए या नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, एल्कीन में तो एक ही डबल बॉन्ड हुआ करता था,
अल्टरनेट जैसी कोई पोजीशन नहीं थी, ठीक है। अभी जो आपने एल्कीन देखा था उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं थे, सिंपल थे, तो वो एक दूसरे की पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो बताएंगे क्या उनमें आपने देखा कि वो अपने को जो उनकी जो एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ी अभी अभी पढ़ी थी ना, एडिशन रिएक्शन वो अवेलेबल थी। पर अगर मान लो डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, मिले ही नहीं अपने को, जैसे फेन ब्लेड है ये लगातार घूम रही है, तो इनका जो पोजीशन वो पता ही नहीं लग रही है कहाँ है। जो फेन में 3 फेन ब्लेड होती हैं, जब फेन चल रहा है एक्टिव है उस समय क्या वो ब्लेड आपको मिल जाती है इजीली? नहीं, केवल एक एरिया मिलता है। क्या मिलता है? एक एरिया। तो जब इस तरह की पोजीशन आ जाती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो वो एडिशन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि लगातार मूवमेंट में है, तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा ही नहीं। जितनी देर में आप यहाँ देखोगे इतनी देर में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो अलग अलग मॉलिक्यूल में वो अलग अलग जगह घूमता रहता है। इस फिनोमेना का नाम क्या है? रेजोनेंस। क्या नाम है भाई? इससे क्या आ जाती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या आ जाती है? इस तरह कंपाउंड का क्या नाम पड़ा हुआ है? एरोमेटिक। क्या नाम पड़ा हुआ है? तो हाइड्रोकार्बन का एक टाइप ये भी हो गया। बोर्ड पे देखो आप, अगर वो इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड किसी में आ गए हैं तो उसको नया नाम क्या दे दिया गया है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दे दिया गया है? और ये कैसे हो करते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इनमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इनमें फिर कौन सी रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन। इनका हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहां पर कि जो ओपन चेन वाले थे, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन का मतलब समझ गए क्या आप लोग? जो बोथ बोथ एंड जिनके ओपन है, ये तो क्लोज हो गया। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दो डिफरेंट वर्ड हो गए, एक हो गया एलिफेटिक और एक हो गया एरोमेटिक। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? जो ओपन चेन वाले मैंने बताया था उनको एक नया नाम दिया गया, एलिफेटिक। क्या नाम दिया गया है? और इस तरह की जो साइकिल में जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है उनको नाम दिया गया एरोमेटिक। यहां पर एरोमा जो वर्ड है, एरोमा का मतलब यहां स्मेल है, ओडियोर है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कॉफी जो होती है या टोबैको होता है या टी होती है चाय, तो टोबैको में कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से आपको इसकी स्मेल आती है? निकोटीन। ऐसे ही कॉफी में होता है कैफीन और टी में होता है थीन। ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड है, सबके सब इस तरह की रिंग से बनते हैं। इनमें स्पेशल ओडियोर या स्मेल आती है, इसलिए इनका नाम पड़ा हुआ है एरोमेटिक। क्या नाम पड़ा हुआ है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है? बेंजीन। और एरोमेटिक की वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है और ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। आपको पूछा जाएगा व्हाई बेंजीन डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन व्हाइल इट हैव डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन बताई थी मैंने? एडिशन। पर बेंजीन नहीं देती है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। आपको रीजन पूछा जाए तो आप ये रीजन बताना। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से वो एक दूसरे की पोजीशन चेंज करते रहते हैं और लगातार मूवमेंट में रहते हैं, इसकी वजह से रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते। इस फिनोमेना का नाम दिया गया है रेजोनेंस। क्या नाम दिया गया है? और इससे इस कंपाउंड में क्या जाती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसकी रिएक्टिविटी तो कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरी कंपाउंड्स के लिए रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो इस फिनोमेना को नाम दिया गया है रेजोनेंस और इस कंपाउंड को नाम दिया गया है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या नाम दिया गया है? एरोमेटिक कंपाउंड। और जो ओपन चेन वाले उनको क्या नाम दिया गया है? एलिफेटिक। यहां पर जो एलिफर वर्ड है वो किससे बना हुआ है? एलिफर का मतलब है फेट। एलिफर का क्या मीनिंग है? फेट। तो ऑयल और फेट जो है वो ज्यादातर इस तरह के कंपाउंड होते हैं। ऑयल एंड फेट जो आपने नाम सुना होगा वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे पेट्रोलियम, डीजल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जितने भी हैं वो सब किसमें आएंगे? एलिफेटिक में। किसमें आएंगे भाई? और जो कोलतार वगैरह हैं जो आपके कई इस प्रकार के, जैसे टोबैको मैंने बताया अभी आपको, वो आएंगे एरोमेटिक में। जिनमें स्पेशल इस तरह की एरोमा आ रही है, इस तरह की स्मेल आ रही है, वो आते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं लेस स्टेबल और एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं मोर स्टेबल और एलिफेटिक होते हैं लेस स्टेबल। तो अगर आपको रिएक्शन पूछा जाए इनमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर बेंजीन उसमें एग्जांपल है तो बेंजीन उसका आंसर आ जाए। समझ गया क्या? जैसे आपको डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन में दे दे कि इनमें सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है एडिशन रिएक्शन के लिए, फिर आप क्या बताएंगे? बेंजीन। समझ में आ गया आपको? जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, विच हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवार्ड
एडिशन रिएक्शन, बातें नहीं करें भाई। फर्स्ट ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकंड ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, थर्ड है CH, और फोर्थ ऑप्शन है कांट से। क्या आंसर आएगा इसका? विच हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन समझ में आई थी आपको? एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ था, जो पाई बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए थे और उनकी जगह नए एटम आकर के जुड़ गए थे। तो एडिशन रिएक्शन किसका करेक्टर है, एल्केन का या एल्कीन का या बोथ? एडिशन रिएक्शन किस में हुई थी, एल्केन में या एल्कीन में, दोनों में? एडिशन रिएक्शन ओनली एल्कीन में और या ज्यादा ज्यादा एल्काइन में पॉसिबल थी, पर बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होते हैं ये रे, पर क्या ये एडिशन के लिए अवेलेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का पार्ट है। तो इसमें लीस्ट रिएक्टिव कौन सा जाएगा? सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ? थर्ड। रीजन क्या बताओगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या था? जिनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे का पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने सर्कस में कई बार ऐसा गेम देखा होगा, खेल देखा होगा, जिसमें ऊपर झूले लगे रहते हैं और एक व्यक्ति अपना हाथ छोड़ देता है, दूसरा पकड़ लेता है उसको, पर यदि मान लो उधर से कोई पकड़े नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा क्या? अगर अपन ने कोई छलांग लगा दी किसी के भरोसे और वो अपने को वहां कोई पकड़ने के लिए बैठा नहीं है तो अपन क्या करेंगे? नीचे गिर जाएंगे। तो जो बेंजीन है उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से रेजोनेंस होता है, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होता तो रेजोनेंस भी नहीं होता। समझ में आ गया क्या? जैसे मान लो इन दोनों में कौन मोर रिएक्टिव है? मोर रिएक्टिव बताना है, मोर रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन रिएक्शन। ये रहे ऑप्शन। बताओ इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, और थर्ड बोथ आर सेम एंड नन। इस बार क्या ऑप्शन आएगा? मोर रिएक्टिव टुवर्ड एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? क्या इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या? फर्स्ट वाले में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या भाई? तो इसकी पोजीशन बार बार चेंज नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो सिंपल एल्कीन जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? सिंपल एल्कीन जैसा। और ये सिंपल एल्कीन जैसा बिहेव नहीं करेगा। इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, ऐसे लगातार घूमते रह सकते हैं ये, जबकि इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें ऐसा पॉसिबल एक दूसरे की पोजीशन ले नहीं पाएंगे। तो इसमें मोर रिएक्टिव कौन सा जाएगा? फर्स्ट। वजह क्या है? ये रेजोनेंस शो कर रहा है और एरोमेटिक है, और ये रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, एलिफेटिक है। ये कौन से वाला है? एलिफेटिक। क्या कहलाएगा ये? एलिफेटिक। टाइम हो गया क्या? और ये कौन सा हो गया? तो आज की क्लास में कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आज मैंने हाइड्रोकार्बन जिन बच्चों को जितना भी समझ में आया है, हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट हो उनको कम समझ में आया हो, तो वो एक क्लास की बेसिस पे कुछ भी पता नहीं लगता है। आपको जो मैंने समझाया हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, उसको मैं समझा करके फिर अपन थोड़ा कंपटीशन लेवल तक उनको ले आए कि इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे।